हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हमें क्या करना है आप लोगों को सभी को पता है, राइट। आज हमें ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी मैथमेटिकल टूल्स के। तो हमने इतने सारे मैथमेटिकल टूल्स जैसे कि ग्राफ, जैसे कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया है ना। अब देखते हैं कि उन्हीं चीज़ों को हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उन पर बेस्ड हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो इतना हार्ड नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक एक स्किल है जो कि सभी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। सो इट्स ऑल ईजी अगर आप स्पेसिफिक और एक स्पेसिफाइड और यू कैन से कुछ अमाउंट तक अगर आप मेहनत करें तो, ठीक है। आप सभी को पता है कि हम टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स में स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की भी तैयारी कराते हैं, तो यू शुड नो दैट वेरी वेल, लाइक NSO, NSTSC, राइट। इवन जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स हैं, ठीक है, उसके अलावा NTSC, NSCGS, PRO में हम ये सभी करवाते हैं, राइट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल्स हैं, यू कैन ज्वाइन दैम, आइदर यू कैन ज्वाइन द TTB कोटा, ओके। तो ये काफ़ी बेटर थिंग है आप लोगों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन वे में पूरा ईयर लॉन्ग पैकेज ले एंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर अगर आप जो है मेहनत करना चाहते हैं, देन इट वुड बी गुड इफ़ यू जॉइन आवर पैकेजेस जो कि आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। व्हाट इज़ द वेबसाइट? www.talkingtextbooks.in, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आप विजिट करिए एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑल द पैकेजेस ओवर देयर। डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस होंगे, टेस्ट सीरीज भी होंगी, थ्रू आउट द ईयर पैकेजेस भी होंगे। सो वट एवर सूट्स टू यू, buy them. Remember to use my code CYLIVE if you wanna get a 30% discount. That would be cool, right? Everybody loves discount. So remember CYLIVE, that would be the code for me, and definitely it would help you and you are going to get a 30% discount. And even if you have any query regarding anything like how you are gonna enroll, or how you are going to get all the necessary things, information, or even the simplest steps, if you are missing out, definitely give us a call 919549041111, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द क्वेरीज रिजॉल्व्ड ओवर देयर। मेक श्योर you make a call if you have any query regarding this. Okay, now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ये सबसे important चीज़ है, you are going to do that every single day. Okay, चलो अब हम क्या कर रहे हैं? This is the lecture 7 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑलराइट, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द 1 मिनट। हालांकि इस क्वेश्चन में 1 मिनट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसे 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं, आई एम श्योर। नाउ डू इट, एग्जैक्टली डू इट, व्हाट इज इट टेलिंग यू एंड हाउ यू कैन डू दैट। ऑलराइट देन, यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे बोलने वाले हैं दैट देयर आर 5 डिफरेंट वेक्टर्स, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 5 डिफरेंट वेक्टर्स नहीं हैं। रिमेंबर, जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, दे हैव अ टेल, दे हैव अ हेड एंड दे हैव अ मैग्नीट्यूड, राइट। जब हम लोग ये देख रहे हैं कि एरो सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं एंड टेल सेम ही डायरेक्शन में है, तो फिर हम उन्हें डिफरेंट वेक्टर्स क्यों माने? आप समझे मेरी बात में क्या बताना चाहती हूँ? लेट मी टेल यू, वेयर इज द पेन? ओके, लेट मी टेल यू दैट ओके, चलो। तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंट वेक्टर्स की बात करेंगे, है ना, मतलब हम पूछ रहे हैं कितने डिफरेंट वेक्टर्स यहाँ पर हैं। तो एक वेक्टर तो हो गया ये, दिस इज द वेक्टर 1 विच इज इन, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज पॉइंटिंग इन वेस्ट। लेट्स जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर डूइंग दिस।
ये वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वेक्टर विच इज गोइंग इन लाइक नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये दूसरा वेक्टर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ना। ये वाला वेक्टर देखो, दिस इज द थर्ड वन, लेकिन तुम देख सकते हो ये भी एज इट इज नॉर्थ ईस्ट में ही जा रहा है। कैन यू सी दिस? दीज आर नॉट टू वेक्टर्स, दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेम उनका टेल है, सेम उनका लेंथ है, सो दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर एक्चुअली द सेम वेक्टर्स। तो ये वेक्टर भी 2 ही होगा, समझे। इसी तरीके से इफ आई वॉच दिस, then this is pointing in the west as it is as 1, so this would be 1 again. Next comes the last one which is like this only. Are you getting my point? ये जो है ना ये बिल्कुल as you can see is similar as they are going in the north east. तो यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके के डिफरेंट वेक्टर्स हैं, बाकी सेम, 1, 2 और 3। वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेम, west west same, so there are 2 different vectors only in this diagram, ठीक है। so the answer would be 2, option A यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी थी, that's why I was telling you to pay attention what you are going to observe from the question, ठीक है। चलो अब लेकर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute अगैन, ठीक है। लेट्स सी आप कितना कर पाते हैं। चलो आप लोगों ने क्वेश्चन स्टडी किया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर 2 फोर्सेस, ठीक है। एक है 3 न्यूटन, लेट मी राइट दैट, F1 जो है वो 3 न्यूटन है, हमने एज्यूम कर लिया है इसे, ठीक है। F2 कितना है? 4 न्यूटन है। सो देयर आर 2 फोर्सेस, 1 ऑफ 3 न्यूटन, सेकेंड ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 2 forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton respectively act on a body. एक ही बॉडी पे दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। The maximum possible magnitude of the resultant of these forces is, अब आपको बताना है कि जब हम इन दोनों ही फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कितना होगा। आप लोगों को ये बात मैं बता दूं, whenever we are trying to get a total of forces, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा फोर्स इफेक्ट कब होगा। मैं आपको कुछ कंडीशन बताती हूँ। लेट्स इमेजिन कि ये जो 3 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बॉडी पे लग सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये मान लीजिए 4 न्यूटन है, ये मान लीजिए 3 न्यूटन है, ठीक है, एंड द पॉसिबल कंडीशंस आर लाइक दिस। 3 पॉसिबल कंडीशंस आपके पास मिलती हैं, ठीक है, जब आप मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं तब। एक बार क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक इस तरफ से कर रहा है एक्ट, एक दूसरे तरफ से कर रहा है, लाइक इन दी अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंड कंडीशन है कि भाई ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो सकते हैं। तीसरा ये कि ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये कैसे हो आपस में, परपेंडिकुलर हो, मतलब अगर एक x डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा y डायरेक्शन में लग रहा है। ये 3 पॉसिबिलिटी हमें यहाँ मिलती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ मुझे बताओ कि इन तीनों में ही सबसे ज्यादा फोर्स कौन से केस में होगा। देयर आर 3 केसेस, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 केसेस हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब आप देखो, ये बात मैं भी जानती हूँ कि जब आप अकेले एक बड़े भारी बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करो आप ऐसा कर रहे हैं, एंड
यू आर नॉट एबल टू मूव दैट, ठीक है, आप बहुत जोर से धक्का लगा रहे हैं फिर भी वो बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपका ब्रदर आता है एंड वो आपको हेल्प करता है इन द सेम डायरेक्शन, वो भी धक्का लगा रहा है सेम डायरेक्शन में, तुम भी धक्का लगा रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो वो बॉक्स हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों का ही फोर्सेस क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इसी वजह से वो एड ऑन हो जाएगा। समझे मैं क्या बता रही हूँ? क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है तभी क्या होगा, फोर्स ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जो टोटल फोर्स मिलेगा वो मुझे मिलने वाला होगा 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, दैट वुड बी 7 न्यूटन, ठीक है, और वो भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट कंडीशन में तो 7 न्यूटन मिल गया। ऑल राइट, सेकेंड कंडीशन में बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन में आप धक्का लगा रहे हैं, लेट्स से टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, आप धक्का ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, और वो बॉक्स नहीं हिल पा रहा है। आपका भाई उधर से धक्का ऐसे, आपका भाई कैसे मार रहा है, इस तरीके से धक्का मार रहा है, ठीक है, आप कैसे मार रहे थे, ऐसे धक्का मार रहे थे। तो मतलब दोनों के दोनों लगा तो बॉक्स पे ही रहे हैं लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बॉक्स मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एंड जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा? वो कैंसिलेशन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो एक तरफ से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो है उधर तो जा नहीं पाएगा, 4 न्यूटन डायरेक्टली 3 से कैंसिल आउट होके हमें रिजल्टेंट कितना मिलेगा? अगर ये वाली डायरेक्शन प्लस माने और ये डायरेक्शन माइनस माने तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा? -4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, जिसकी वजह से मुझे मिल जाएगा माइनस का 1 न्यूटन। दिस माइनस शोज द डायरेक्शन इनटू विच द बॉडी विल मूव, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्जर फोर्स, है ना। तो रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है 1 न्यूटन, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं और मुझे इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो व्हाट शुड आई डू? आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगी, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आई वुड बी गेटिंग द अंडर रूट एज द रिजल्टेंट। 9 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा? 25, तो इट वुड बी 5 न्यूटन। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो 5 न्यूटन होगा, लेकिन डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट। डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन ऐसा होगा कुछ, इधर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, तो बॉडी इस तरफ जाएगी, राइट। रिजल्टेंट फोर्सेस का कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 3 आपको केसेस थे, 3 पॉसिबल केसेस थे, जिनमें से आपने तीनों के तीनों रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया। मैक्सिमम कितना आ रहा है आपके पास? 7, -1 और 5। 1, 5 एंड 7 में से 7 इज द बिगेस्ट वन। सो इन दैट कंडीशन, जब कभी भी 2 फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पे, अगर आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों के दोनों फोर्सेस सेम ही डायरेक्शन में लगने चाहिए। अगर ऐसा होता है, यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम, आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम F1 और F2 से जो मैक्सिमम फोर्स हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 7 न्यूटन मिल रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया, पता चल गया कि गलती कहाँ पर है। फटाफट नोट करो एंड देन वील मूविंग अप टू दी थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड इसके लिए भी मैं आपको हाफ मिनट दूंगी, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ हाफ मिनट दे रही हूँ, ठीक है।
चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर और आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखो, अ मैन हु हैज़ वॉक्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पे आपको हर एक शब्द पे ध्यान देना होगा। वॉक्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो पर्सन चला है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपने बता दिया सिंपल सिंपल कि भैया स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चला, चला है ये पता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं चला है ये भी पता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो वो पर्सन जो कि जिसमें मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चला है, क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? क्या नॉट हैव अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो नेगेटिव नहीं होगा? हैव अ डिस्प्लेसमेंट हायर इन मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा? हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा? सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर तुम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है उसे बहुत क्लियरली समझ पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो तुम्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो सीधे सीधे देखते ही कट आउट हो रहे हैं। कैसे? देखो, हैव अ डिस्प्लेसमेंट हायर इन मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस, जिंदगी में कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, समझ गए? कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता है, वो उसके बराबर हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो देखते देखते ही कैंसिल है ना। डी ऑप्शन देखो, हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये होती है ओनली व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रही है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और साफ साफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी गलत साबित हुई। अब हमारे पास बचे सिर्फ दो ऑप्शंस, पहला और दूसरा। पहला बोल रहा है हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई बॉडी चली, कुछ डिस्टेंस कवर अप किया और जीरो डिस्प्लेसमेंट आया? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस पे चली और उसका कभी भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं आया? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता क्या? हो सकता है क्या? देखो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। लाइक दिस, क्या पता वो जो पर्सन है उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके वो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और वापस वो यहीं आ गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया? इतना पूरा डिस्टेंस कवर अप किया है इस बॉडी ने, राइट? इस पर्सन ने इतना पूरा डिस्टेंस कवर अप किया, उसके बावजूद भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इसका मतलब यस, अगर कोई पर्सन जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, पक्का पक्का बता दिया, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा तो मतलब साफ जाहिर है वो कर्व लाइन में चल रहा है ना? और कर्व लाइन में ऐसा पॉसिबल है कि वो वापस वहीं आके खड़ा हो जाए। तो यस, जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है अगर वो सीधी लाइन में नहीं चलता है, तो यस इट इज पॉसिबल। तो हम बोल देंगे यस इट इज पॉसिबल। अब ये कैसे हो सकता है? नॉट हैव अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वाई सो? आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? दैट इज जस्ट अबाउट द डायरेक्शन, राइट? जब हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ डायरेक्शन की बात करें। पॉजिटिव माने हम राइट चले गए, नेगेटिव माने हम लेफ्ट चले गए, राइट? तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है? अगर कोई पर्सन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो देयर कैन बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इसने तो नॉट लगा दिया, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया है इनकरेक्ट। समझे? हर एक बात को नोटिस करना है आपको यहाँ पे, फटाफट से नोट करो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं एंड लेट्स सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर।
अब देखो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी माने, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी माने स्केलर। इसका मतलब पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्केलर है। सिंपल सिंपल। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है तो ये तो हो गया वेक्टर, ठीक है, इसके लिए हम लिख देते हैं भैया वेक्टर हो गया। फोर्स के पास डायरेक्शन होती है, वेक्टर हो गया। एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर हो गया। और मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एम वी। वी माने वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, वेक्टर बन गया है। मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी तीनों वेक्टर है, बचा सिर्फ इकलौता कौन, एनर्जी, विच इज स्केलर। बस खत्म बात, ठीक है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपके पास अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड मैं आपको देती हूँ 1 मिनट का समय, ट्राई कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें क्या बताया गया है, इतना इजी क्वेश्चन है। आपको इतनी लंबी सी लाइन दे दी, आपको पढ़ने में बिजी कर दिया, आप सॉल्व कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन आपको पता है इसका आंसर क्या है, 0। इसका आंसर है 0। सीधे सीधे देखते 0। क्यों 0? साफ साफ बोल दिया गया है, अ गर्ल रन वंस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। इसका मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक बार में यहाँ पे आके ही तो खत्म करेगी, तभी तो उसको 1 टाइम बोलेंगे हम लोग सर्कुलर ट्रैक, राइट। तो अगर वो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा सर्कल घूम के यहाँ ही पे खत्म कर रही है तो वो वंस एक बार में ही चल रही है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पे हर डिस्प्लेसमेंट इज 0। कोई मतलब नहीं है कितना स्पीड से भाग रही है, सर्कुलर ट्रैक का कितना रेडियस है, अभी कोई मतलब नहीं है। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है एक ही चक्कर लगाया है, सिर्फ एक ही चक्कर लगाया है, ना तो 1.5, ना तो आधा, ना तो चौथाई, सिर्फ एक चक्कर लगाने पर हमने बोल दिया जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं एंडिंग पॉइंट होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ डिस्टेंस निकालने की बात आती ना तो तुम्हें कैलकुलेशन बनता है ना, तब तो पक्का पक्का आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है तो 0। स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू द इनिशियल पॉइंट, हैंस वी आर गोइंग टू गेट द डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 1 मिनट का समय अगेन गिवन टू यू, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो यहाँ पे आ जाते हैं ग्राफ्स। ग्राफ किसका है? स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। तो देखो यहाँ पे तुम्हें बस साफ साफ बता दिया है स्पीड टाइम ग्राफ, लेकिन तुमने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या तुमने एक बात ऑब्जर्व की? क्या वो ये बात नहीं है कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है कि नहीं? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पीड बदल नहीं रही है, बॉडी कंटिन्यूसली चल रही है, ये बात हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है, थ्रू आउट द टाइम द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, है ना, ये बात हमें पता चल गई ग्राफ देखते ही। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता करना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस हमें पता करना है। अब कैसे डिस्टेंस पता करेंगे?
मैंने तुम्हें बताया था स्पीड टाइम ग्राफ से तुम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, एरिया अंडर द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस कवर्ड is equals to area under the graph, the speed time graph, ठीक है। और हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं, इजी, बहुत इजी। अभी देखो यहाँ पे ए पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ए फर्स्ट वाला पूछ रहा है 10 इक्वल्स टू 30 मिनट से लेके टाइम इक्वल्स टू 30 मिनट से लेके टाइम इक्वल्स टू 40 मिनट्स तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो लेट्स मूव अप टू द ग्राफ। 30 से 40, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड करूं, आई विल बी स्ट्राइक हियर, ऊपर एक्सटेंड करेंगे, आई विल बी स्ट्राइक हियर। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मुझे ए लिखना चाहिए, है ना, ये रहा। एरिया ऑफ दिस, सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना, दैट एरिया वुड बी द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। एरिया कितना आ रहा है, यहां पर हम देखेंगे दिस इज 10 एंड दिस इज हाउ मच, एज यू कैन रीड फ्रॉम हियर 15, तो वी आर गोइंग टू राइट हियर 15, ठीक है। अब यहां पर तुम ध्यान दो, 15 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स, है ना, मुझे यहाँ 10 लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स। अब यहाँ पे यूनिट में ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर और मिनट्स चेंज करना है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो इट वुड बी 2.5, सो इट वुड बी यस 2.5 एरिया जो है निकल कर आ जाएगा, दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो वी आर गोइंग टू गेट 2.5 किलोमीटर एज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 30 मिनट टू 40 मिनट्स, ठीक है। सेकेंड पोर्शन एज इट इज काम करना है। सेकेंड पोर्शन में वापस से एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब की बार देखो 10 मिनट से 40 मिनट पूछा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। सो द टाइम वुड बी 30 मिनट्स, है ना, टाइम वुड बी 30, स्पीड वुड बी द सेम। तो देखो स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 मिनट्स, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 मिनट्स, तो इट वुड बी 50 डिवाइडेड बाय 60। मैं 60 से डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आवर को मिनट में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसकी स्पीड बन जाएगी किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। दिस इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 0 से 0 कैंसिल एंड इट वुड बी 2 टाइम्स, तो इट वुड बी 7.5 किलोमीटर। कूल हो गया ये। अब आते हैं थर्ड पार्ट, सी पार्ट जो हमारा बचा। सी पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जब सबको पता है भैया स्पीड कांस्टेंट है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज जस्ट 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना। सी पोर्शन में तो आप फटाफट से सिंपल लिख देंगे 15 किलोमीटर पर आवर। वाई, बिकॉज पूरे टाइम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही है, तो वही वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट कर लेंगे इसे।
चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने है, ठीक है। आप इसको स्टडी करें एंड देन मैं आपको बताती हूँ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एवर इन योर एग्जामिनेशन। चलो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी दिस इज द स्पीड, राइट, दिस इज, अरे द ग्रेटर स्पीड, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है ना। यहाँ पे जो है एक मिस्टेक है जो कि मुझे अभी दिखी, दैट इज इट इज़ मीटर पर सेकेंड, बट इट इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज़ जस्ट इन मीटर्स। डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन में गलतियाँ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कौन सी ऑब्जेक्ट इन तीनों में से, दीज आर द 3 A B C, इन तीनों ही ऑब्जेक्ट्स में से कौन सी ग्रेटर स्पीड पे जाती है, कौन सी स्लो विथ स्पीड पे जाती है, कैसे पता करें। क्या हमें ये बात याद है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे पता करते हैं? क्या हमको पता है? यस, हमको पता है। क्या पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारे पास हो, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारे पास हो तो उसका जो स्लोप होगा दैट वुड बी इक्वल टू द स्पीड। जितना ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा स्पीड, जितना कम स्लोप उतनी ही कम स्पीड, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो A B C में से किसकी ज़्यादा स्पीड है? क्या A का स्लोप ज़्यादा है या B का या C का? एज यू कैन सी माई हैंड गोइंग अप whenever I moving to C to A। देखो C में मेरा हाथ कुछ ऐसा है, ठीक है, फिर B तक पहुंचने के लिए मैं अपना हाथ कुछ ऐसा करूंगी, फिर A तक पहुंचने के लिए ऐसा करूंगी। ग्रेटर स्लोप इज A, ठीक है। दिस इज लाइक हाउ वी डील विद दी थिंग। अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना एग्जैक्टली, है ना, लेकिन फिर भी मैं सिंपली बता सकती हूँ। कैसे बता सकती हूँ? दिस इज द जीरो स्लोप, ये जीरो स्लोप होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ डेफिनेटली, ये उससे ज़्यादा हुआ और ये सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो A के पास सबसे ज़्यादा स्लोप है। अब क्योंकि A के पास सबसे ज़्यादा स्लोप है इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। तो कौन सी ऑब्जेक्ट ग्रेटर स्पीड से जा रही है? A, और कौन सी स्लोवेस्ट स्पीड से जा रही है? C। सिंपल, बस कुछ भी नहीं करना, सिंपली यू हैव टू बी क्लेवर, यू शुड नो ऑल द थिंग्स। किस तरीके से आप स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी आपको स्पीड टाइम ग्राफ मिले तो आप कैसे कर सकते हैं, ओके। तो चले आगे हम। दिस इज द क्वेश्चन। Mark runs from one end to the other end of a semi-circular track whose radius is 140 meter. Let's make a diagram. तो ये देखो, ये है एक सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक, ये है एक सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? मार्क क्या कर रहा है? वन एंड से वो क्या कर रहा है? अदर एंड तक भाग रहा है, ठीक है। मार्क क्या कर रहा है? वन एंड, लेट इट बी A एंड दिस इज B। तो A से B तक वो भाग रहा है, ठीक है। दिस इज अ सेमी सर्कुलर ट्रैक और इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है 140 मीटर। क्या है इसका रेडियस? 140 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मार्क एंड व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट? तो अब हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ तो कौन सा पाथ होगा? A, ये वाला पाथ, राइट, दिस इज द पाथ 1, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पाथ होगा ये होगा डिस्टेंस, डेफिनेट सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या लिखते हैं? 2πr, दिस इज दी सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल, मतलब सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है ना उसका लेंथ,
ठीक है, 2 पाई r। अब क्योंकि मुझे तो सिर्फ हाफ सर्कल का चाहिए तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, ठीक, कैंसिल कर देते 2 से 2 बचा पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और रेडियस मुझे पता है कितना है 140 मीटर, तो इट इज 140। 7 से कटेगा 2 टाइम्स, यू आर गोइंग टू गेट 440 मीटर, ठीक। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हो, मतलब जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो देखो कैसा है, ए से बी। क्यों? ए है स्टार्टिंग पॉइंट, जो पर्सन है मार्क वो पूरा घूमकर बी तक आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी स्टार्टिंग पॉइंट एंड द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन। और मिनिमम डिस्टेंस तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से लेके बी तक का मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, दिस वन 140 140 2r, मतलब ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो आई वुड बी गेटिंग दैट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r, दैट इज ट्वाइस ऑफ 140 मीटर, दैट इज 280 मीटर, ठीक है। 280 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, 440 मीटर इज द डिस्टेंस। ये हम सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल सकता है आपको किस तरीके से डील करना है किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके, जैसा कि हमने तब दिया था डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर ट्रैक की जब हम बात करते हैं, राइट। तो उसमें स्पीड गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक गिवन है, हमें नहीं चाहिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो दैट वाज डिस्ट्रैक्शन, एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमें नहीं चाहिए होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। पर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा ऐसे हुआ क्योंकि हमें पता था कि जब कभी भी हम सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी द जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वन राउंड, है ना। अगर ये बात हमें नहीं पता होती तो हम तो कैलकुलेट करने लग जाते, राइट। दैट इज़ द मेन थिंग एंड यही चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है, हमें आगे जाके जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं ऐसी चीज़ें। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वी गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग, है ना। हम लोग जो है धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को समझते चलते हैं, राइट। एंड दैट इज़ वाई रिविजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहे। एंड कभी कभी आपको अचानक से ही रियलाइज़ हो जाता है कि अरे इसमें तो ये बात बोली गई थी जो आपको नहीं समझ में आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट। तो वी नीड टू बी श्योर बाय दैट, ओके। एंड दैट वाज ऑल इन दिस सेशन, सो थैंक you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Do not forget to click on the bell icon and remember to use my code CYLife to get a 30% discount. It would be cool. Thank you.